यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के तहत प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जाना है और हमने देखा कि किस तरह से जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। और आज हम उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, फर्टिलाइजेशन। आज हम देखेंगे कि ये निषेचन की प्रक्रिया क्या है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ओवरी से हमारे थ्रू ओवोजेनेसिस जो है ओवम का निर्माण हुआ था और फैलोपियन ट्यूब में वो कैसे इंटर किया था। और हमने यह भी देखा था कि उसका जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था वो कैसे चेकअप हुआ था और सेकेंडरी जो मियोटिक डिवीजन था वो भी चेकअप हो गया था, यानी मेटाफेज स्टेज में जाकर के वो ग्रोथ उसकी रुक गई थी, चेकअप हो गई थी। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे कि वो जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है अपने प्रियतम के वियोग में कैसे वो सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ है और कैसे ही जैसे स्पर्म का मैजिक टच उसे मिलेगा तो वो अपने सेकेंडरी जो ओसाइट है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, और ओवम से कैसे ओवम और स्पर्म का मिलन कैसे होगा और किस तरह से वो एक नए जीव का निर्माण होगा, इस संसार में उसका अस्तित्व बनेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सीधे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं। देखिए, निषेचन का मतलब ही होता है, यानी जनरली यह मान लिया जाता है कि ओवम और स्पर्म का मिलन ही क्या है, फ्यूजन है, यानी फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ये कह देना आसान है, लेकिन ये इतना आसान प्रक्रम नहीं है। सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड्स टू सिनगैमी, यानी घटनाओं का एक क्रम चलता है जिसके माध्यम से ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रम है जिसमें ओवम और शुक्राणु के न्यूक्लियाई और उनके क्रोमोसोम इंटरमिंग कर जाते हैं। इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम देखेंगे। तो आइए ट्रिकली हम आपको समझाते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे आप याद करोगे। देखो, बस सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें हम देखेंगे, बस इतना आप याद कर लो, फर्टिलाइजर पैक करो, बस फर्टिलाइजर पैक करो, इसी में आपका सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स है। फर्टिलाइजर्स का मतलब फर्टिलाइजेशन और पी लेटर से हमारा हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे प्लाज्मोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोगैमी की हम बात करेंगे। और के से हमारा होगा कैरियोगैमी। इसमें प्लाज्मा जो होंगे, जो साइटोप्लाज्म होंगे ओवम और स्पर्म के, उनका आपस में मिलन होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और कैरियोगैमी, कैरियन इज इक्वल टू आप जानते हैं नट, यानी न्यूक्लियस का मिलन होगा, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का मिलन होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि साथ ही साथ ए इज इक्वल टू हमने यहां यूज किया है एपोमिक्सिस, मतलब मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई होंगे, यानी वो सेकेंडरी ओसाइट और स्पर्म के जो न्यूक्लियाई होंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वो भी आपस में इंटरमिंगल कर जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये 3 प्रक्रमों के बारे में हम बात करेंगे और एक एक को आइए अब हम करके देखते हैं कि वो प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। अब आइए हम फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को देखते हैं कि वो स्टेप कौन कौन हैं जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है स्टेप। देखिए, पहला जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा इंसेमिनेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेमिनेशन। हम जानते हैं कि मेल के शरीर में थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का निर्माण होता है, यह उसका गैमेट है मेल का, और फीमेल में थ्रू ओवोजेनेसिस ओवम का निर्माण होता है, यह फीमेल गैमेट है। और इंडिविजुअली जो है ये अलग अलग शरीर में बनते हैं। तो अब इनका मिलन कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहली बात है इंसेमिनेशन होना चाहिए। मतलब ये है कि मेल जो गैमेट है यानी स्पर्म का फीमेल की बॉडी में यानी उसके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रवेश करना ही क्या है, हमारा इंसेमिनेशन है। यानी इंसेमिनेशन के थ्रू मेल जो है थ्रू कॉपुलेशन, इन कॉपुलेशन थ्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल इजैकुलेट इट स्पर्म इन द वेजाइनल ट्रैक ऑफ फीमेल। मतलब इंसेमिनेशन की प्रक्रिया में मेल जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में स्पर्म को इजैकुलेट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। अब हम आते हैं, जब इंसेमिनेशन होता है तो देखिए क्या होता है। हम जानते हैं कि एक बार में जो मेल जो है इजैकुलेट करता है स्पर्म, हम जानते हैं कि वह एक बार में जो पर इजैकुलेशन मीन्स 200 to 300 और नियर अबाउट 500 स्पर्म एक बार में जो है इजैकुलेट किए जाते हैं। स्पर्म पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में हम देखते हैं कि मेल जो है 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। और एक इजैकुलेशन में आप यह भी जानते हैं कि मैक्सिमम जो है 2 से लेकर के 5 ml स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। तो ये 2 से लेकर के 5 ml स्पर्म का जो इजैकुलेशन मेल फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में यूरिनोजेनिटल ट्रैक में जब यह इजैकुलेट करता है वेजाइना के अंदर, तो ये अब हमको देखना है कि ये 200 से लेकर के 300 मिलियन जो स्पर्म है ये कैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ एक ही जो हम सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे अभी, क्योंकि उसकी अभी सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए वो सेकेंडरी ओसाइट है, सिर्फ वो अकेला है। और यहाँ 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म जो है यानी स्पेरेंट ज़्यादा है और सीट बहुत ही कम है। तो फिर ये मामला कैसे निपटेगा। अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ए पर इजैकुलेशन 200 से लेकर के और 300 मिलियन तक स्पर्म जो है इजैकुलेट किए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो है 1% ही जो है कैपेबल होते हैं टू इंटर इन द टुवार्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। तो आइए हम देखते हैं कि प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। देखिए ये हमारा है वेजाइनल सर्विक्स, ठीक है। जब यह स्पर्म इसके अंदर आ जाते हैं तो देखें होता क्या है, इस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो स्पर्म है जब ये इसके अंदर आते हैं तो ये तेजी से रस करना चाहते हैं, लेकिन अब इनके रसिंग में कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पर्म ऐसे हैं जो इनके आप देखेंगे तो इनका जो चेहरा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इनका चेहरा जो है ये आप देखिए, ये स्पर्म है हमारा, ये बहुत ही खुश है, हैप्पी मूड में है। ये इसके अंदर इंटर कर गए हैं, लेकिन इनके बाहर एक खोल लगी हुई है। आप जानते हो कि इसको हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की एक तरह से
लाइसोसोम का ही ये मॉडिफिकेशन होता है, यह भी इसके ऊपर लगा रहता है। और बीच में आप जानते हो कि इसकी नेक होती है, फिर हम जानते हैं कि मिडिल पीस होती है और टेल होती है। एक जनरल सा स्पर्म का ये स्ट्रक्चर होता है। इस बात को आप जानते हैं कि जब यह एंट्री करता है तो इसके बाहर जो ये लेयर लगी हुई है जो ग्लाइकोप्रोटीन की है, ग्लाइकोप्रोटीन की, जो इसको प्रोटेक्शन दे रही है, ये सब भी इसकी वजह से होता है। इसलिए है स्पर्म जो है उतना एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। यहाँ से ट्रैवल करके इनको अभी जाना है फैलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब में यह जो एग है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होगी। और आप जानते हैं कि ये फेम्ब्रे है, ये फेम्ब्री जो है इसको ट्रैप करेंगी और ट्रैप करके इधर से एग का यानी सेकेंडरी oocyte जो है आगे की तरफ बढ़ेगी और उधर से क्या होना है भाई, उधर से स्पर्म का आना है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका एम्पुला वाला जो पोर्शन है, इसमें जब दोनों आएंगे तो जाकर के फ्यूजन की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारा ओवम है उसकी जो लाइफ स्पान है और जो स्पर्म है उसकी लाइफ स्पान में भी अंतर है। और इसीलिए और दोनों अगर साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जाकर के नहीं यहाँ पे मिलेंगे तो निश्चित रूप से ओवम यानी सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर स्पर्म लेट से पहुँचता है, ओवम वहाँ नहीं है, तो भी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। और स्पर्म अगर ओवम पहले पहुँच गया, स्पर्म वहाँ नहीं आया, तो भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होनी है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कॉपुलेशन में यानी फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों का साइमल्टेनियसली मिलना जरूरी है। यानी जब स्पर्म हो तो उसी समय ओवम का भी होना चाहिए, और ओवम रहे तो स्पर्म भी होना चाहिए। स्पर्म की जो लाइफ स्पान है वो आप देखेंगे कि 24 to 72 घंटे की होती है, यानी यह ज़्यादा जिंदा रहता है। लेकिन वहीं ओवम की सेकेंडरी oocyte की कहानी या ओवम की कहानी आप देखोगे तो वो मात्र 24 घंटे यानी वन डे मैच है उसका। वन डे में अगर उसका प्रियतम स्पर्म आ गया तो प्रेगनेंसी होगी, अन्यथा यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आइए इस क्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अभी हमने बात की कि इसके अंदर ये स्पर्म जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर इंटर करते हैं और यह तेज़ी से ऊपर भागना चाहते हैं। लेकिन भागने के लिए इनकी जो ये शकल सूरत आप देख रहे हैं, जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मोटे ताजे हैं, मौज मस्ती में हैं, बड़े खुश हैं ये कि आगे बढ़ना है। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है, इसीलिए इनको तेज तर्रार बढ़ना पड़ेगा, बहुत तेजी के साथ जाना पड़ेगा। तो इसकी तेजी के लिए देखिए होता क्या है, प्रकृति का निजाम देखिए, ऊपर वाले का करिश्मा देखिए क्या होता है। इसके बाहर जो एक्रोसोम है, जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ये सबसे पहले क्या होती है, हटाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या होती है भाई, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यह आप जानते हैं कि यह ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसे कंफर्ट जोन में रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल को हटाया जाता है, यानी इसकी लेयर को हटाई जाती है। और हटाने के बाद साथ ही साथ कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और इस कैल्शियम के इन्फ्लक्स से और कोलेस्ट्रॉल के मिलने से इसके अंदर फ्रीप लाइक मूवमेंट आता है, यानी यह तेजी इसके अंदर आ जाती है। यानी जो स्पर्म एक तरह से लग रहा है कि थका माता है, वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है। और क्या सभी एक्टिव हो जाते हैं? नहीं, उसमें से बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव हो जाते हैं कुछ, और जो कुछ एक्टिव नहीं होते हैं वो बेचारे यहीं पे अपने प्राण को त्याग देते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि वेजाइना के अंदर जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक मीडियम के कारण ये यहीं पे किल हो जाते हैं मैक्सिमम। जो बचते हैं अब उनको आगे की तरफ कैसे जाना है और किस तरह से उनको हेल्प मिलता है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अभी हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल हटाया गया और इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, जिसके कारण अब ये जो स्पर्म है उनके अंदर फिप लाइक की मतलब स्पीड आ गई है, बहुत तेजी के साथ अब उनको आगे की तरफ बढ़ना है। तो अब देखिए जो बढ़ने की प्रक्रिया है, इसके अंदर आप देखेंगे यूट्राइन जो वेजाइनल ट्रैक है, इसके अंदर जो स्पर्म के बढ़ने की प्रक्रिया है वो 5 mm आप देखोगे
तो कितनी तेजी से बढ़ते हैं भाई? 5 मिलीमीटर पर 5 मिलीमीटर पर मिनट। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मिलीमीटर पर मिनट। तो 5 मिलीमीटर पर मिनट की रफ्तार से ये जो स्पर्म है यह तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये जाना चाहते हैं तो आप ये जान लो, जो वेजाइना है, सर्विक्स है, वो उनसे एक तरह से पूछती है कि भैया तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो ये कहते हैं कि अरे हमें तो आपकी जो मलिका है उनसे मिलना है, जो आपकी महारानी है उनसे, यानी सेकेंडरी साइड से मिलना है। कहते हैं कि अरे भैया तुम ऐसे बिना मुंह हाथ धोए पहुंच जाओगे? आओ आओ तुम्हारा हम मुंह धो देते हैं। तो इसलिए इनके जो है मुंह को धोया जाता है पहले। मतलब ये है कि इन्हें एक्टिव बनाया जाता है, यानी वेजाइना के अंदर इन्हें एक्टिव होने का भी प्रोसेस यानी मौका मिलता है, यानी एक तरह से मैचुरेशन होता है। और आप जानते हो कि पहली मैचुरेशन जो है इन्हीं स्पर्म का कहाँ पे हुआ था? आपने पढ़ा है कि इपीडिडाइमिस में, यानी जिसे हम आदि वृषण कहते हैं, उसमें इनको मैच्योरिटी मिली है। और फिर आकर के यहाँ वेजाइना के अंदर भी इनको मैच्योरिटी मिल रही है। इनके कोलेस्ट्रॉल को हटाया जा रहा है, इनके कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा है। तो इस तरह से इनके अंदर तेजी आ रही है और 5 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक बात और बताता चलूँ आपको कि यहीं पे प्रोस्टाग्लैंडिन नाम की जो ग्लैंड होती है उससे भी स्पर्म को मदद मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारी पीयूष मतलब मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, वहाँ से जो एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम लोगों ने देखा था, और यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर से एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन नाम की ये जो हार्मोन है यह भी क्या करते हैं, इस यूट्रस की यानी वेजाइनल जो सर्विक्स है, यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने में, कंस्ट्रक्शन में उनके मदद करते हैं, यानी संकुचन में मदद करते हैं। इस वजह से भी इन स्पर्मों को आगे की तरफ बढ़ने का मौका मिलता है। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब ये स्पर्म की जर्नी शुरू हुई है, अब ये तेजी से भाग करके आगे की तरफ जा रहे हैं, तो अब सेकंड स्टेप क्या होना है, आइए उसके बारे में देखते हैं। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि इंसेमिनेशन हो गया, वेजाइना के अंदर जो है स्पर्म आ चुके हैं, उनके मुंह को एक तरह से धो दिया गया है, उन्हें एक्टिव बनाया गया है, और एक्टिव बना करके इन्हें आगे की तरफ बढ़ने के लिए मदद, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन और जो है ऑक्सीटोसिन जो पश्च पिट्यूटरी से निकल रहा हार्मोन, ये मदद कर रहे हैं कि तुम लोग आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि जर्नी अभी बहुत लंबी है। तो ये तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे, यानी ये जो पहली प्रक्रिया हुई इंसेमिनेशन के बाद, ये इनको शक्ति दी गई है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन में हम क्या कहेंगे, कैपेसिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेशन मतलब इन स्पर्मों को कैपेसिटी दी गई, ताकत दी गई, कैल्शियम की ताकत दी गई, और इनके कंफर्ट जोन से निकालने के लिए इनके कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया गया, जिसके वजह से फिप लाइक मूवमेंट इनके अंतर्गत आ गई है और ये कैपेसिटी इनके अंदर आ गई है। यानी जितने स्पर्म के अंदर कैपेसिटी आ गई है वो अब तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो भी इनकी मदद कर रहा है। अब आगे की तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो क्या जब ये दौड़ लग रही है तो आप देखेंगे कि कुछ इधर भागेंगे, कुछ उधर भागेंगे, तो भाई एनर्जी का जाया होना है, एनर्जी बर्बाद होगी। इसीलिए एक दूसरी प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या होता है, आइए अब हम इसे देखते हैं, यानी कीमो अब देखें अगला क्या होता है, कीमोट्रैक्शन। यानी अब क्या होता है, ये जो ओवम, यानी इसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, अभी ओवम नहीं बना है, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, अब तो वहां तो वो आराम से बैठा है भाई। अब ये मनमाना दौड़ेंगे तो कुछ इधर दौड़ेंगे,
क्योंकि दो ओवरी होती है, लेफ्ट वाली में जाएं कि राइट वाले में जाएं तो एनर्जी बर्बाद होगी। इसीलिए एक केमिकल जो सेकेंडरी oocyte है वो केमिकल सिक्रीट करती है। उस केमिकल के सिक्रीट करने के वजह से सेंट मार लो भाई तो महकता है ना, तो जिसने सेंट मारा है आपको पता चल जाएगा कि इधर सेंट आ रही है। तो ठीक इसी तरह से यह एक केमिकल ये सेकेंडरी oocyte सिक्रीट करती है जिसे हम फर्टिलाइजीन कहते हैं। यह फर्टिलाइजीन नाम का केमिकल सिक्रीट करती है जिसके कारण इससे अट्रैक्ट होकर के अब ये स्पर्म जो है उसी डायरेक्शन में चल देते हैं। और एक बात और बताता चलूं कि ये जो है स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इनको वहां से जो इंडिकेशन मिलेगा, जो केमिकल सिक्रीट होगा वो ह्यूमन का होगा तो ही जो है ये स्पर्म उधर जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के अंदर किसी दूसरे एनिमल का स्पर्म इजैकुलेट कर दीजिए और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये चेक यही कर दिया जाता है, या किसी दूसरे जानवर के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग का स्पर्म इजैकुलेट कर दीजिए तो वो जो है एक्टिव मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नहीं, फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है क्योंकि यह केमिकल ये स्पेसिफिक होता है, उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा जो उस स्पीसीज का है। अगर दूसरे स्पीसीज का है तो वो अट्रैक्ट उसको नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी यहीं पे आप क्या देख रहे हैं कि चेकअप किया जा रहा है कि दूसरे का स्पर्म यानी कॉपुलेशन तो हो सकता है, इजेकुलेशन तो हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज में संभव नहीं है। हाँ, कॉपुलेशन की प्रक्रिया हो सकती है लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ संभव नहीं होता है। तो ये यहाँ से सिक्रीट हुआ। अब हमने देखा कि अब ये स्पर्म जो है यहाँ पे पहुँच रहा है और इधर से ओवम पहुँच रहा है। अब हमने देखा, इसके पहले देख चुके हैं कि ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर से ये सेकेंडरी oocyte निकलता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर सेकेंडरी oocyte निकलते हैं जिनके अंदर पहला जो है हम लोगों ने यह भी देखा था कि पहला मियोसिस डिवीजन वहाँ पे कंप्लीशन हुआ था, फर्स्ट पोलर बॉडी वहाँ पे बनी थी। लेकिन सेकेंडरी मियोसिस भी सेकेंडरी जो मियोसिस की प्रक्रिया है और जब पबर्टी हिट हुई थी तो उसने भी उसमें भी कदम रख दिया था। लेकिन हमने देखा था कि मेटाफेज स्टेज में जाते जाते पुनः इसको अरेस्ट कर लिया गया था। यानी मेटाफेज के स्टेज में यानी इसकी सेकेंडरी जो मियोसिस की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हुई थी, इसीलिए अभी यह ओवम नहीं बना है, यह oocyte है। तो यहां से oocyte का ट्रैप होता है या oocyte आगे की तरफ बढ़ता है और इधर से स्पर्म बढ़ता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि अब होता क्या है। अब ध्यान से देखें। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा स्पर्म है। अब ये स्पर्म जो है, बहुत से स्पर्म जो है ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमारी जो सेकेंडरी oocyte है इसको पेनिट्रेट करने के लिए, अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने एक स्पर्म ले लिया है, यह अभी बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आया है, बहुत थका मादा है, एक तरह से दुखी भी है, लेकिन चाहता है कि हम अपने प्रीतम जो सेकेंडरी oocyte है उससे मिल लें। अब इस मिलन की प्रक्रिया में होगा क्या, आइए देखते हैं। देखिए, सेकेंडरी oocyte को हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं अभी भी मौजूद और किन किन दीवारों से इसको पार करके किन किन दीवारों को जाना है और स्पर्म के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो उन दीवारों को भेद करके अंदर की तरफ घुसे गया। आइए सबसे पहले हम सेकेंडरी oocyte को देखते हैं। सेकेंडरी oocyte हम जान रहे हैं कि ये हमारी क्या है भाई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम वो प्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये हमारी सपोज कर लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ठीक इसके बाहर आप जो ये दूसरी लेयर देख रहे हो ये है क्या भाई, जोना पैलेसिडा। ये क्या है, जोना पैलोसिडा, ठीक है।
जोना जोना ये हमारी क्या है, जोना पेलोसिडा, ठीक। और जोना पेलोसिडा और ये जो सेकेंडरी oocyte जिसके अंदर निवास कर रहा है, इसके बीच में आप ये के लेयर यहां पे देख रहे हैं, गैप देख रहे हो, जिसे हम वेटेलाइन स्पेस कहते हैं, वेटेलाइन स्पेस, ठीक है, यह भी आप देख रहे हो। और इसके बाद जोना पेलोसिडा के बाद एक और दीवार है, इन दीवारों को आप देख रहे हो, ये जिसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक। ये क्या है भाई, कोरोना रेडिएटा, यानी यह ताज पहन करके सज धज करके यह सेकेंडरी oocyte है, यानी 3 दीवारों को क्रॉस करना पड़ेगा अगर इस स्पर्म का मिलन जो है इसके अंदर इसको प्रवेश करना है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा भाई, 3 दीवारों को क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से जोना पेलोसिडा को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद से जो है जो सेकेंडरी oocyte है उससे मिलन होगा। यह इतना आसान नहीं है, इसीलिए देखिए यह बहुत ही मैजिकली प्रोसेस है। होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोरोना रेडिएटा यानी एक तरह से यह क्रॉन यानी ताज पहने हुए है, सज धज करके अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है फैलोपियन ट्यूब में। अभी मैंने बात की कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर 1 डे मैच है फॉर द सेकेंडरी oocyte और 3 डे मैच है फॉर द स्पर्म के लिए, यानी उसका जो स्पर्म का लाइफ स्पान है वो 24 से लेके 72 घंटे तक होता है, यानी उसके बीच में ओवम मिल गया तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। और लेकिन ओवम की जो सेकेंडरी oocyte है उसकी लाइफ स्पान मात्र 24 घंटे है, यानी 1 डे का है। तो आप देख रहे हैं उसका कम है, इसका ज़्यादा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको कैसे क्रॉस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए कोरोना रेडिएटा की बात हम कर रहे हैं, तो कोरोना रेडिएटा के बीच बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जगह हैं, ये कोरोना रेडिएटा आपस में बिल्कुल जो है एक तरह से गूंद की जैसे ये चिपक जाती हैं, यानी जिसे हम एग्लूटेशन भी कहते हैं, एग्लूटेशन, एग्लूटेशन। अब देखें इसको हम प्रक्रिया कहेंगे एग्लूटेशन। तो एग्लूटेशन में यह कोरोना रेडिएटा के सेल आपस में सटे हुए हैं और इसके अंदर एक एसिड भी पाया जाता है जिसका नाम है हाइलुरेनिक हाइएल्यूरेनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइलुरेनिक एसिड इसके बीच में पाया जाता है। इस हाइलुरेनिक एसिड को क्रॉस करना पड़ेगा स्पर्म को, उसके बाद ही वो एंट्री मार सकता है। तो देखिए अब स्पर्म के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो इसको काट सके, इस दरिया से पार हो सके। तो इसके लिए देखिए ऊपर वाले की अजीब करिश्मा, उसने स्पर्म को भी ऐसी चीजें नवाजा है। उसके अंदर एक पाई जाती है एंजाइम पाया जाता है उसके एक्रोसोम में। अभी हमने बात की कि एक्रोसोम जो उसका आगे का पोर्शन है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी एक तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम का ही है, वो पाया जाता है। उसके अंदर एक केमिकल एक पाया जाता है एंजाइम, 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जिसे हम इसको तोड़ने, इसकी काट देखिए कितनी बेहतरीन बनाई गई है, हाइलुरैनिडेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड न्यूरीमिनिडेज। ये 2 तरह के एंजाइम इस एक्रोसोम से सिक्रीट होते हैं और ये क्या करते हैं भाई, ये तुरंत जो है कोरोना रेडिएटा के अंदर जो पाया जा रहा है हाइएल्यूरेनिक एसिड, उसको पेनिट्रेट कर देते हैं, उसको न्यूट्रल कर देते हैं, उसको चीरता हुआ स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है। हालांकि ये बहुत से स्पर्म होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बनाया है तो कि इसके चारों तरफ बहुत से स्पर्म ट्राई मार रहे होते हैं कि हम अंदर प्रवेश कर जाएं, हम अंदर प्रवेश कर जाएं, लेकिन सबके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ एक ही कोई उसके अंदर एंट्री कर सकता है। तो
तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे एंट्री को चेकअप किया जाता है, यानी पॉलीस्पर्मी को होने नहीं दिया जाता है, वो कौन सी प्रक्रिया है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब ये अंदर इंटर करना चाहता है तो हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम निकलता है, उसके बाद से कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करता है, और कोरोना रेडिएटा को और भी चीज़ें क्रॉस करती हैं, और तमाम जो स्पर्म है वो सब भी ये हाइलुरोनिडेज सिक्रीट करते हैं, और सबके सामूहिक जो हाइलुरोनिडेज है इसके वजह से ये कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो वीक होती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ओवम काफ़ी बड़ा है स्पर्म की तुलना में, स्पर्म बहुत छोटा है उसके सामने, तो लेकिन ये एक्टिव है, और आप जान रहे हैं कि ओवम जो है वो मतलब चल नहीं, मोटाइल नहीं होता है, और मोटाइल यही है, यानी इसी को चल करके आना ही आ रहा है। तो अब देखें होता क्या है, इसने तो इसको पेनिट्रेट कर दिया भाई। अब पेनिट्रेशन के बाद अब दूसरी लेयर आप देखोगे कि जैसे ही एक कोरोना रेडिएटा की लेयर खत्म हुई है तो अब दूसरा एक और एंजाइम इसके अंदर से सिक्रीट होता है, जिसे हम अब कोरोना को क्रॉस करना है इसे, तो देखें उसको क्या कहते हैं, स्पर्म के अंदर कौन सा एंजाइम है, कोरोनो पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, CPE याद कर लीजिएगा। कोरोनो पेनिट्रेटिंग एंजाइम यहां से रिलीज होता है, और ये जो कोरोना रेडिएटा है अब इसको चीरता हुआ वह आगे की तरफ बढ़ता है। इस एक्रोसीन के अंदर, एक्रो यानी इस स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम है उसी के अंदर ये एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे हम एक्रोसीन कहते हैं। इस तरह से इनकी मदद से यह स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया और आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब देखिए जैसे ही कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया है, फिर हम देखते हैं अभी रास्ता इतना आसान नहीं है, उसके बाद से तुरंत आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो ये हमारी दूसरी लेयर यहाँ दीवार बन के खड़ी हो जाती है, जिसे हम जोना पैलोसिडा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरी लेयर जो हमारी आ गई भाई वो क्या हो गई, जोना पैलोसिडा। यह जोना पैलोसिडा अब आगे दीवार बन के खड़ी है। अब इस स्पर्म को इससे क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए देखें, जोना पैलोसिडा को क्रॉस करने के लिए वो स्पर्म के अंदर जोनोलाइसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जोनोलाइसिन नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है। वो तुरंत स्पर्म जो है इस जोना पैलोसिडा से टच करता है। जैसे ही है जोना पैलोसिडा से टच करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर घटित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही एनर्जी फोकस करने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। इस जोना पैलोसिडा की दीवार पे ये आप देख रहे हैं, ये जो चीज एक लेयर, एक कॉम्प्लेक्स एक बनता है जिसे ZP3 जो है हम कहते हैं, यानी ZP3 ये कॉम्प्लेक्स है, यानी रिसेप्टर है। यानी ये जो हम देख रहे हैं कि ZP3 रिसेप्टर है किसकी दीवार पे भाई, जोना पैलोसिडा की दीवार पे। जैसे ही स्पर्म का टच ZP3 पे होता है तो देखे होता क्या है, मैजिकल इफेक्ट होते हैं। मैजिकल इफेक्ट में क्या होता है, ये जोना पैलोसिडा की जो दीवार होती है वो तुरंत जो है डिस्टेबल हो जाती है, यानी डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइज होने से क्या होता है, अंदर की जो तरफ है वो प्लस चार्ज और बाहर की तरफ माइनस चार्ज हो जाते हैं। और जैसे ही यह अंदर की तरफ प्लस चार्ज और बाहर की तरफ माइनस चार्ज जैसे ही क्रिएट होता है, तत्काल एक रिएक्शन यहां पे आप देखेंगे कि क्रिएट होती है, और अचानक से, मतलब ये कहें कि तुरंत एक रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट होगी, और वो क्या करेगी, शट डाउन, यानी फास्ट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा। और फास्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही इसने टच किया तो अब यह भी जान लीजिए कि
जैसे ही टच हुआ तो नीचे अंदर की तो डीपोलराइज हो गई, यानी प्लस हो गया, ऊपर माइनस हो गया। अब जैसे ही यह प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसके अंदर सोडियम चैनल जो होते हैं वो तत्काल ओपन हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही जोना पैलोसिडा से ZP3 रिसेप्टर जो है इससे जैसे ही बाइंड करता है स्पर्म इससे, तो इसके अंदर जो सोडियम चैनल है वो खुल जाते हैं और सीधे सोडियम इसके अंदर इंटर कर जाता है। और जैसे ही सोडियम इंटर करता है तो फास्ट जो है ब्लॉकेज तत्काल संपन्न हो जाती है। तो अभी हम एक्रोसोमल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक्रोसोम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोना रेडिएटा को तोड़ा है, फिर कोरोना रेडिएटा के रिएक्शन को हमने देखा। अब हम जोना पैलोसिडा के रिएक्शन की बात की तरफ हम आ गए हैं। तो जोना पैलोसिडा में हम देख रहे हैं कि एक जो है हमारा क्या बना हुआ है, यह ZP3 रिसेप्टर बने हुए हैं। तो जोनल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं इस समय। तो जोनल रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इस पे टच कर रहा है डीपोलराइज हो रही है और ये जो है सोडियम चैनल ओपन हो जा रहे हैं। और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो क्या होता है, तत्काल एक जो है यहाँ पे संदेश इलेक्ट्रिक की तरह एक संदेश निकल के आता है जिसे हम फास्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो फास्ट ब्लॉकेज से क्या मतलब हुआ, ये तुरंत जो है ये क्योंकि एक ही स्पर्म आया है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए तत्काल यहाँ पे ये शट डाउन कर दिया जाता है, यानी अब कोई दूसरा इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। ठीक है, तो फास्ट ब्लॉकेज कर दिया जाता है। अब जोना पैलोसिडा की दीवार मोटी कर दी जाती है, मतलब इम्परमिएबल हो जाती है टू एंट्री ऑफ द अनदर स्पर्म। अब दूसरे स्पर्म उसके अंदर एंट्री अब नहीं मार सकते हैं, उनके लिए जो है इम्परमिएबल हो गई है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोक दिया गया है। क्योंकि पॉलीस्पर्मी भाई एक ही सेकेंडरी oocyte है और उसका क्रोमोसोम जो है 23 है और कई स्पर्म उसके अंदर घुस जाएंगे, तो इस तरह से तो 46, 48, 50 कुछ भी बन जाएगा और वो उसको ऐसे जीवधारी का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर बर्थ भी कर गया तो बनाना तो एक ही है। इसलिए पॉलीस्पर्मी को चेक करने के लिए तत्काल जो है फास्ट बाइंडिंग यहाँ पे होती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये जोना पैलोसिडा तक यह दीवार पहुंच गई, मतलब हमारा स्पर्म पहुंच चुका है और इसके अंदर ये जोनोलाइसिन नाम का एंजाइम है। और एक बात और बताता चलूं कि ये रिसेप्टर भी बड़े कायदे के होते हैं। अगर उसी जाति का वह स्पर्म है तो ही यह बाइंडिंग हो पाएगी, अगर नहीं है तो उसकी बाइंडिंग संभव नहीं है। तो अब देखिए होता क्या है, अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए कि यह जोना पैलोसिडा की दीवार तत्काल ऑटोमेटिक बंद कर दी गई। सपोज कर लीजिए कि एक कमरा है और चारों तरफ से खिड़कियां खुली हुई हैं, एक आदमी को उसमें एंट्री करनी है और उसकी महबूबा अंदर बैठी हुई है जो सेकेंडरी oocyte है और एक ही को प्रवेश करना है। तो जैसे ही वो एंट्री करता है सब शट डाउन ऑफ द ऑल द विंडोज, सब के सब बंद कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे ही ये इसने इसको टच किया जोनो पैलोसिडा को, इसकी दीवार जो है यानी सोडियम का अंदर की तरफ प्रवेश हुआ है और इसका डीपोलराइजेशन हुआ है और डीपोलराइजेशन की वजह से तत्काल जो है यह दीवार मोटी कर दी जाती है। देखें ध्यान दीजिए, तत्काल यह दीवार कर दी गई, क्या भाई, मोटी कर दी गई। अब क्या हुआ, जब यह दीवार मोटी हो गई है तो अब जान रहे हैं, आ जाइए यहाँ पे देखिए, ये हमारी दीवार, यानी अब इसके अंदर जो ओवम की दीवार है, अब इसके अंदर जैसे ही यानी सोडियम का प्रवेश हुआ है, अब इसके अंदर क्या देखते हैं क्या होता है। अब यह स्पर्म जो है प्रवेश कर गया, जोना कोरोना रेडिएटा को क्रॉस किया, जोना पैलोसिडा को क्रॉस किया और तत्काल जाकर के यह कांटेक्ट कर रहा है किससे, आप ओप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte को जैसे ही टच करता है अब क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं।
अब आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमने देखा कि किस तरह से यह जोना पेलोसिडा को भी क्रॉस किया, और जैसे ही जोना पेलोसिडा को क्रॉस करके यह जो है उस साइड के मेम्ब्रेन से कांटेक्ट करता है। अब देखें क्या होता है। जैसे ही इसको कांटेक्ट में आया है तो इसके नीचे आप देख रहे हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी लेयर है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर आप जान रहे हो कि ये उस साइड के ग्रेन्यूल होते हैं, मतलब कॉर्टिकल रीजन है। तो वही कॉर्टिकल रीजन में यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये कॉर्टिकल रीजन के ग्रेन्यूल हैं। अब देखें क्या होता है। जैसे ही इस स्पर्म ने आकर के इसको टच किया है तो होता क्या है, इसके टच करने की वजह से इसके अंदर आप देखें यह जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जा रहे हैं, अंतः प्रद्रवी जालिका जो स्मूथ है उसके अंदर पाए जा रहे हैं। इसने इसको टच कर दिया है तो होता क्या है, अब इसके अंदर सोडियम तो प्रवेश कर गया है या डीपोलराइज हो गई है। तो सोडियम के प्रवेश करने से डीपोलराइजेशन की वजह से होता क्या है, अब ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह तत्काल जो है इनके अंदर जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को लिबरेट करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये कैल्शियम लिबरेट करते हैं यानी अपने अंदर से कैल्शियम को निकालते हैं तो होता क्या है, ये सेकेंडरी यानी जो कॉर्टिकल रीजन है ये कॉर्टिकल रीजन को ये फोर्स करती है। पहला काम क्या करती है, पहला काम जो कैल्शियम है इसका काम देखिए, जो पहला काम ये करती है कि एक्जोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल रीजन, एक्जोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टिकल रीजन की जो चीज़ है उसको एक्जोसाइटोसिस करती है यानी प्रेशर क्रिएट करती है। और प्रेशर जब क्रिएट करती है तो यह एक्जोसाइटोसिस जो है हो करके यह कॉर्टिकल रीजन ऊपर की तरफ भागता है। और आप देख रहे हैं कि जो मतलब वेटेलाइन स्पेस जो था, इस वेटेलाइन स्पेस में यह आप यानी जो कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल है यह इसके अंदर प्रवेश आ जाते हैं और एक थिक सी लेयर, मोटी सी लेयर जमा हो जाती है। और आप जानते हैं कि यह क्या है, सेकंड फास्ट बाइंडिंग, लेकिन यह स्लो बाइंडिंग होती है लेकिन परमानेंट बाइंडिंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बाइंडिंग हमने देखा फास्ट बाइंडिंग, क्विकली बाइंड कर दिया टू चेक द पॉलीस्पर्मी, और दूसरी जो चीज है वो है स्लो बाइंडिंग यानी स्लो बाइंडिंग। ये स्लो बाइंडिंग किसकी हो रही है भाई, कॉर्टिकल रीजन की। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कैल्शियम आयन के इफेक्ट से जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है यानी वेटेलाइन स्पेस में चले जाते हैं और वहां पे ये एक मोटी सी दीवार बना देते हैं जिसके कारण अब कोई भी स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता है। यानी पॉलीस्पर्मी को यहां भी चेक कर दिया गया। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि सेकंड ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी यानी ये स्लो है और किस रीजन में हुआ है, कॉर्टिकल रीजन में। अब यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि ये तो पहला इफेक्ट हो गया और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा देखें एपीसी कन्वर्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एपीसी कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब ये है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाता है भाई, यहां पे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और जैसे ही ये एनाफेज कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte था वो बिल्कुल सोया हुआ था, उम्मीद नहीं थी उसका कि अब हमारा स्पर्म जो मेरा प्रीतम है वो आएगा। अब वो परेशान थी, इसीलिए एक तरह से वो समझिए कि मरने की तैयारी कर रही थी उसके वियोग में। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही स्पर्म ने एंट्री की है और इसके oocyte के टच किया है और इसको भी क्रॉस करके स्पर्म जो है आ रहा है,
लेकिन अब स्पर्म की दशा भी अब अच्छी नहीं है। उसके सर एक तरह से कहो भैया, ये जो सर था, एक क्रोमोसोम था, यह भी छिल गया है, एक तरह से कट गया है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब ये टच हो चुका है, अब ये अंदर एंट्री मार रहा है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो थी, जो आप जान रहे हो कि 82 सेकंड के मेटाफेज स्टेज पे उसको जा करके उसके विकास क्रम को रोक दिया गया था, यानी ओवम बनने से उसको रोक दिया गया था। अब वो उसके अंदर भी ये प्रक्रिया होनी है। तो पहला हम लोगों ने मियासिस फर्स्ट देखा था। हम जानते हैं कि मियासिस 2 चरणों में पूरा होती है। तो मियासिस फर्स्ट में हमने देखा था कि उसका यानी उसका प्रोफेस में ही जा करके प्रोफेस में जा करके उसको चेकअप कर दिया गया था। फिर उसने वहाँ से एक पोलर बॉडी बनाया था और एक सेल का निर्माण हुआ था, एक सेकेंडरी oocyte मतलब बड़े सेल का निर्माण हुआ था। तो पोलर बॉडी और इसका मतलब क्या है, तो हमने देखा था, ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट पोलर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनी थी भाई? ओवरी के अंदर, ठीक है ना। ये मियासिस जब फर्स्ट हुआ था, जब फिर वो आगे चल करके कंप्लीट हुआ था, तो फर्स्ट पोलर बॉडी जैसे एक सेल है, तो एक आप जानते हो कि एक बड़ी सी सेल बनी थी और एक छोटी सी सेल बनी थी। तो यही हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि समान वितरण हो सके, लेकिन इसको ज़्यादा मतलब इसको साइटोप्लाज्म दे दिया जाता है और इसको लेस डेवलप बनाया जाता है। नहीं तो एक ही से 4 नहीं बन जाएंगे। अगर दोनों आप सोच रहे होंगे कि पोलर बॉडी का क्या काम है। पोलर बॉडी का काम ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि क्रोमोसोम का नंबर किसी में ज़्यादा और किसी में कम ना हो जाए। तो इक्वल डिवीजन में आप जानते हो कि 1 से यहाँ 2 बनेंगी, और आप जानते हो कि मियासिस में 1 सेल से 4 सेल बन जाती हैं। अगर ये दोनों समान होती तो क्या होता? 4 सेल बन जाती, और 4 सेल बन जाती तो एक फीमेल को 4 बच्चे हर बार पैदा होते। तो ये तो बड़ी गजब बात हो जाती। इसीलिए प्रकृति ने इसको रोकने के लिए ये किया है कि पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी किसमें? ओवरी में बनी, और ये न्यूट्रलाइज हो जाती है और ये जो है आगे की तरफ डेवलप होती है। यह जो हमारी मियासिस की फर्स्ट कंप्लीट हुई है। अब इसी मियासिस की बात मैं कर रहा हूँ। इसने मियासिस जो है सेकंड तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेट आप याद करो, पिछले लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बात किया है, इसका अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब क्या हुआ, ये फिर से ये जब यहाँ पे इसका स्पर्म अब अंदर की तरफ जैसे एंट्री किया है, अब ये सेल जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली जग जाती है, एक्टिव हो जाती है, और इसके अंदर जो मियासिस सेकंड अरेस्ट हुई थी, अब ये सजने धजने लगती है, बहुत ही हैप्पी फील करती है कि चलो यार मेरा प्रीतम तो आ गया, जिसके इंतजार में मैं इतने समय से यानी 24 घंटे से इंतजार कर रही थी और मैं मरने वाली थी। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो स्पर्म आकर के नॉक कर दिया है। उसने जो है इसके जो वो प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte, इसको टच कर दिया है, उसके अंदर एंट्री कर दिया है और एंट्री मार दिया है, बता दिया है कि मैं आ चुका हूँ, तुम निराश न होना। तो अब यह तुरंत जो है काफ़ी खुश हो जाती है और तुरंत तैयारी करती है। अब ये तैयारी करती है तो यह भी एक बड़ा सा सेल बनाती है और यह भी जो है एक छोटा सा सेल बनाती है। तो यह सेकंड पोलर बॉडी है। यह सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है और ये पहली oocyte बन जाती है। ये पहली oocyte बनती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये जो oocyte बनी, अब जाकर के इस यानी यही जो है कैल्शियम के प्रभाव से हमने क्या देखा कि एपीसी यानी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यह विकसित हो जाती है, और ऐसा करने से मियासिस सेकंड जो रुकी हुई थी वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही कंप्लीट होती है, अब जा करके यह सेकेंडरी oocyte, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी यह oocyte है, यह जा करके अब किस में बदली भाई? ओवा में बदली है। अब यह जाकर के ओवा में बदली है और यह सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ से कहानी अब ओवा और स्पर्म की अब शुरू होगी। अब इसको हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि आगे की कहानी अब क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने पहुंचा दिया स्पर्म को इसके अंदर। अब देखें क्या होगा।
यानी आप यह समझ लीजिए कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो ओवरी के अंदर बनेगी और सेकंड पोलर बॉडी किस में बनेगी, फैलोपियन ट्यूब में बनेगी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है। अगला है, अभी हम लोगों ने जो बातें की यह प्लाज्मोगैमी की बात किया, ठीक है भाई, प्लाज्मोगैमी की बात किया। अब हम बात करेंगे कैरियोगैमी की बात करेंगे और फिर हम एम्फीमिक्सिस की बात करेंगे, यानी एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस में क्या होगा इसे देखते हैं और कैरियोगैमी में क्या होगा। अब आप जानते हो, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब क्या होगा भाई, यह सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो गई और इसकी पोलर बॉडी जो है यहाँ किनारे आ गई। आ जाइए, अब यहाँ हम आते हैं, यह हमारी ओवम में कन्वर्ट हो गई। अब यह जाके ओवम में कन्वर्ट हुई है, इसका अपना यह पोलर मतलब एक ओवम है, ओवम में कन्वर्ट हो गई है, इसकी एक सेल है, एक न्यूक्लियाई है इसके अंदर, ठीक है। और इधर से हमारा शुक्राणु प्रवेश किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ शुक्राणु को पहुँचते पहुँचते इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी अब सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लियस बचा है, न्यूक्लियर मटेरियल बचा है और सेंट्रोसोम बचा है, यानी सेंट्रियोल बचे हुए हैं। अब इसकी मदद से एंट्री करता है। एक तरह से यूँ समझो कि अब इस बाउंड्री में कूद रहा है, अपने कपड़े को इस स्पर्म ने एक तरह से त्याग दिया, बाहर निकाल दिया है, विदाउट क्लॉथ हो गया है। अब ये अंदर प्रवेश कर गया। अब जैसे ही प्रवेश कर जाता है तो पॉलीस्पर्मी तो चेकअप हो ही गई है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस किसका है भाई, ओवम का न्यूक्लियस है और स्पर्म का न्यूक्लियस है। और यहाँ आप देख रहे हो कि ये पोलर बॉडी जो है यह किनारे की तरफ लग गई है। अब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है आगे चल करके। अब क्या होता है, यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है, कैरियोगैमी की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और कैरियोगैमी संपन्न हो जाने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब देखिए क्या होगा। जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो आप जानते हो कि ये मियासिस के बाद ये मेटाफेज स्टेज में, यानी हमारे जो ये चीज़ें हैं, आप देख रहे हो कि मेटाफेज स्टेज में क्या होता है भाई। पहले तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो क्रोमोसोम हैं, ये आप जानते हो कि सटे रहते हैं, मेटाफेज स्टेज में मोटाई पे सजाए जाते हैं। तो ये ओवम का है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इधर पोलर साइड की ओर निकलेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, ठीक, और इधर से ये चले जाएंगे। फिर ये ओवम की कहानी है। और फिर स्पर्म का भी इधर से आप जानते हो कि उनका भी मतलब मिलन होगा भाई, और इधर से मिलन होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपस में अब एम्फीमिक्सिस की प्रक्रिया होगी। इस चीज़ को देखें, ये कैरियन आपस में मिल जाते हैं, यानी ये मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। और जब न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं तो यह कैरियोगैमी की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और कैरियोगैमी के बाद यह यन और यन यानी 23 जो है मदर से और 23 यानी फादर से, यानी शुक्राणु का 23 दूनी 46, पुनः यानी यन और यन मिल करके यह आगे चल करके यह जो संरचना बन जाती है यह जाइगोट बन जाती है। और यह जाइगोट जो है 2n हो जाता है, यानी हैप्लॉइड मिल करके डिप्लॉइड बन जाते हैं और यही हमारा जाइगोट है। तो इस तरह से यह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन में हमने देखा कि एक सिंगल सी सेल किस तरह से जो हैप्लॉइड रही हैं ओवम और स्पर्म वो आपस में मिल गई हैं और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया है। तो इस तरह से ओवरऑल हमने यह देखा कि इजैकुलेशन हुआ वेजाइनल ट्रैक के अंदर स्पर्म का, फिर उनकी गति तेज़ हुई, फिर वो जो है आगे की तरफ बढ़े, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, मिलन हुआ। मिलन के बाद हमने देखा कि किस तरह से स्पर्म ने जो है इसके कोरोना रेडिएटा को, जोना पैलेसिडा को और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उसके न्यूक्लियस से जाकर के मिला हुआ है और इस तरह से यह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फर्टिलाइजेशन। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर